जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर में। तो आज आप देख रहे हो इंग्लिश कुमार भारती ट्राइंग न्यू थिंग्स। यस, आप देख रहे हैं अभी तक मिथिलेश सर ने मैथ्स पढ़ाया है खाली। अपने इस चैनल में सिर्फ मैथ्स के वीडियोस देखे हैं। अभी रिसेंटली कुछ एक महीने से हमने ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो चैनल चालू किया ना, मिथिलेश ट्राइंग इंग्लिश एज वेल। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरी पूरी मेहनत है, पूरी कोशिश है कि मैं आप लोग के लिए अच्छा प्रोडक्ट बना के लाऊं, अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट रेडी करूं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं आपके सामने। आई एम रीडिंग इट, आई एम डूइंग इट और मैं आपके लिए कर रहा हूं। बच्चों, अगर कुछ भी हो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश कुमार भारती। महाराष्ट्र बोर्ड में, महाराष्ट्र में जो बच्चों के लिए इंग्लिश लिया जाता है उसकी बात हो रही है। तो मिथिलेश सर चैनल पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10th यूनिट 1 1.1। पहला है पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड इट इज बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर। श्री रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुनते ही बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल एक फीलिंग आती है। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1861 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1941 में। प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हमारे 1947, इसके पहले के समय के ये हैं हमारे बहुत ही उच्चतम स्तर के कवि, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, ड्रामा राइटर, बहुत ही ज्यादा साहित्य में, लिटरेचर में ये थे और उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान किया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी मूलतः कोलकाता, he is from the Kolkata and he has done a lot for the Indian literature, Indian culture। इनका देखोगे मरने और इनके जन्म का जो तारीख है वो सेम है, 7 तारीख। मरने और जन्म का तारीख क्या, 7 तारीख। सिर्फ 7 अगस्त में इनका जन्म हुआ, 7 अगस्त 1861 में, और इनकी डेथ हुई 7 मई 1941 में। He was the first non-European person to receive the Nobel Prize in 1914। 1914 में he was the first person to receive the Nobel Prize in Literature इंडिया की तरफ से। नॉन यूरोप, अभी तक जितने नोबेल प्राइज मिलते सब यूरोपियन लोगों को ही मिलते थे एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड। नोबेल प्राइज आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। अल्फ्रेड नोबेल ने इसे शुरुआत किया था और अलग अलग फील्ड में एक्सीलेंट जो लोग होते हैं, जो योगदान देते हैं, उन लोगों के लिए दिया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे भारत की तरफ से भारत का सम्मान बढ़ाया और 1914 में ये पुरस्कार जीता था। ही वॉन दैट प्राइज और मेडल इन दैट एरा। और वो टाइम जो था प्री इंडिपेंडेंस, इट वाज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश पीपल, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश रूल हियर एंड एवरीथिंग वाज डन फॉर द क्वीन, जो इंग्लिश क्वीन थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी। सो एंटायर इंडिया वाज अंडर द रेन ऑफ द ब्रिटिश। और उस समय ये इतने मशहूर थे, उस समय इतने बड़े थे कि इनको मिलने के लिए दूसरी कंट्री से लोग आते थे, ये दूसरी कंट्री विजिट करते थे। ही वाज सच अ नाइस एंड जेंटल पर्सन। ये जो पोयम है, बेसिकली ये जो पोयम उस समय जो भारत में स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एंड ही रोट दैट इन कीपिंग द माइंड कि अगर हमारा जो नया भारत बनेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट कुड बी दैट न्यू भारत, व्हाट कुड बी दैट न्यू इंडिया। इंडिया वर्ड में यूज करना सही नहीं पसंद करता बिकॉज दैट वाज द वर्ड गिवन बाय द ब्रिटिश पीपल। सो आई रिकमेंड टू स्पीक भारत। भारत इज द वन वर्ड विच वी शुड बी प्राउड ऑफ। इंडिया एक क्वाइन किया गया था इंग्लिश पीपल के द्वारा बिकॉज दे नेवर न्यू व्हाट भारत कुड बी। कितना पावरफुल है भारत, उन्होंने अपनी तरफ से इंडिया वर्ड जोड़ दिया था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो यहाँ पे इस पोयम में आप देखोगे, ये मैंने पोयम आपके लिए लिखा हुआ सो दैट वी विल एक्सप्लेन दिस, वी विल अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस पोयम ऑल अबाउट। बट आई हैव आल्सो लिस्टेड सम क्वेश्चन व्हिच कुड बी देयर इन द एग्जाम। ये ऐसा नहीं सिर्फ इसी साल, अगर कोई हायर एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, अगर हायर लेवल पे भी तैयारी कर रहा है, यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहा है, तो उसमें भी ये पोयम आती है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड पीस ऑफ फ्रॉम द रविंद्रनाथ टैगोर्स क्रिएशंस। अब मैं आपको बता, रविंद्रनाथ टैगोर की जो फेमस क्रिएशंस थी उसमें उनका नाम गीतांजलि आता है, द पोस्टमैन शॉर्ट स्टोरीज में आता है, ठीक है। काबुली वाला इज वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी विच इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रविंद्रनाथ टैगोर के ऐसे बहुत सारे क्रिएशन जो आज तक फेमस है 100 साल के बाद भी। आज हम 2022 में बैठे हैं, उनकी डेथ हुई थी 1941 में। करीब करीब आप समझ लीजिए 69 ईयर्स हो गए हैं, सॉरी 69 नहीं, 79 ईयर्स के ऊपर हो गए हैं। तो आज भी उनकी क्रिएशन 1906 के बाद आसपास की है, गीतांजलि जब लिखी गई थी। और जो ये गीतांजलि जो स्टोरी है ये लिखा था उन्होंने
बंगाली भाषा में, बट उन्होंने ही उसका अनुवाद इंग्लिश लिटरेचर में किया, इंग्लिश लैंग्वेज में किया और वो वर्ल्ड फेमस हो गई। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई भी बच्चा अगर यूपीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, हायर स्टैंडर्ड्स की भी तैयारी कर रहा है, उसमें भी ये पोएम आती है और इसके बारे में पूछा जाता है। तो आई लिस्टेड सम क्वेश्चंस ओवर हियर and I will answer these questions, but first let's go about this, let's understand this poem। क्या पोएम बोल रहे हैं? Where the mind is without fear। पोएम का टाइटल कितना इंटरेस्टिंग, अगर आप सच में इसको डीपली आप इसको समझोगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आज के समय में आप देखो या पहले के समय में जिस समय ये पोएम लिखी गई थी, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल, इवन योर थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसास, कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता था। जो भी कुछ करना है सब कुछ ब्रिटिश पीपल हमको डिसाइड करके बताते थे। आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा पहले ना गुरुकुल काइंड ऑफ सिस्टम होता था, जिसमें हम अपने विचारों को रखते थे, हम पुराणों को सीखते थे, बहुत सारी चीजें सीखते थे और खुले में पेड़ के नीचे बैठ के परीक्षा होती थी, एग्जाम होता था, क्लास होता था। जब ब्रिटिश पीपल केम कि उनको लगा अरे यार इतनी बड़ी शिक्षा, इसको हम तो ब्रेक ही नहीं कर सकते, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, देन दे स्टार्टेड पुटिंग द प्रेशर ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। अपने एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने फिर हमारे चेंज करना चालू किया। अब उसी के एवज में, उसी के लिए, उसी के अगेंस्ट जितना ब्रिटिश पीपल हमको कंट्रोल किया, जितना ब्रिटिश पीपल हमारे ऊपर राज किया, उसी सब से बाहर निकल के ये पोएम बनाई गई है। देखिए, मैं अगर सिर्फ ये पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूं ना तो आपको उतना डीप मीनिंग समझ में नहीं आएगा, बट आई वांट यू गाइस, आई वांट यू ऑल माय स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ इट। Understand the deep meaning, where the mind is without fear, जहां पे दिमाग किसी डर, किसी भय, किसी भी तरह के परतंत्र से आजाद होगा। सोचिए, अगर आपके विचार खुले होंगे, अगर आपका मन खुला होगा कि आप सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ उम्मीदें मान सकते हो, ना कि किसी बंदिश में बंधे हो। Where the mind is without fear, see the first line, where the mind is without fear and the head is held high। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, where does the poet, what does the poet mean by head is held high? हेड इज हेल्ड हाई मतलब गर्व से आप सीना चौड़ा करके बात कर सकते हो। जहां पे दिमाग, मन, विचार जहां पे पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे बेटा, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली अपनी बातें किसी से शेयर कर सकते हो, किसी के सामने कह सकते हो, अपने आइडियाज किसी के सामने रख सकते हो कि यस आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। तो ये कितनी बड़ी बात है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। ये उस जगह की, उस समय की परिकल्पना रविंद्रनाथ टैगोर जी कर रहे हैं। हिज थिंकिंग, हिज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा नया भारत बनेगा, अगर मेरा नया भारत जब आजाद होके जब बनेगा, what could be the people like, what could be the thoughts like, the thoughts like this, where the mind, where उस एरा में, उस टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस, where the mind is without fear and the head is held high, जहां पे विचारों की स्वतंत्रता होगी, जहां पर लोग गर्व से सीना ऊंचा करके, गर्व से सीना मतलब गर्व से अपना सर ऊंचा करके बात करेंगे। where knowledge is free, जहां नॉलेज, जहां ज्ञान पूरी तरह से स्वतंत्र होगा ना। अब नॉलेज इज फ्री होने का मतलब क्या है? नॉलेज इज फ्री होने का मतलब ये नहीं है बेटा कि फ्री एजुकेशन, जैसा कि आजकल गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है, फ्री एजुकेशन नहीं। नॉलेज इज फ्री मतलब कोई भी जाति, क्या बोलते, कास्ट, रिलीजियन, इन सब चीजों से हटके कोई भी बंदिश ना हो कि तुम बाहर बैठो, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम इस स्कूल में नहीं आ सकते। नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कैन स्टडी एंड लर्न एंड डू द थिंग्स व्हाट दे वांट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ। नॉलेज इज फ्री, सबके लिए ज्ञान उपलब्ध हो, सबके लिए नॉलेज उपलब्ध हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां पे वर्ल्ड जो है फ्रैगमेंट्स मतलब पीसेस, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पीस, टुकड़े में बटा ना हो। ऐसी जगह जहां पे जमाना, जहां पे संसार, जहां पे सोसाइटी, जहां पे लोगों का रहन सहन ऐसा हो, एकजुटता हो, लोग आपस में टुकड़ों में ना बटे हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। कैसे बटे होंगे टुकड़ों में? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक मतलब हो गया लोकल, वॉल्स डोमेस्टिक नैरो वॉल्स मतलब समाज की ऐसी छोटी छोटी बातें, तू इस जात का है, तू इस धर्म का है, तू इस विचार का है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तो इस तरह से ना बटा हो। मतलब वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल, जहां पे हमारा समाज टुकड़ों में, जातिगत टुकड़ों में, धार्मिक टुकड़ों में, किसी तरह की बंदिशों में बंधा ना हो और टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। Where the word come out from the depth of the truth, जहां पे वर्ड्स, where the word, जहां पे विचार, जहां पे शब्द जो निकलेंगे from the depth of truth, सच्चाई की गहराइयों से, एक ऐसा विचार पनपे जहां पे जो भी बातें कही जाए, जो भी विचार रखे जाए, वो एकदम सच्चे मन से,
सच्चे विचारों की परिकल्पना लेखक कवि कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऐसा संसार, ऐसा जमाना, ऐसा नया भारत जहां पे विचारों की स्वतंत्रता हो और नए जो विचार निकले, डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई हो उन सब में, एक विचारों की सच्चाई हो। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, tireless striving stretches, निरंतर कठिन परिश्रम करने पर टूवर्ड्स परफेक्शन, हमेशा परफेक्शन की तरफ चलता रहे। जैसे दो चीजें हैं, नोबडी इज परफेक्ट ऐसा बोला जाता है, और इस तरह के सेंटेंस जहां पे बोला जाता है निरंतर प्रयत्न करने से हम परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। यस, परफेक्शन किसी में नहीं होता सिवाय भगवान के। दूसरा, परफेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं लगातार निरंतर प्रयत्न करने से, है ना। Where the tireless striving stretches its arms towards the perfection, जहां पे हमारी निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता हमको परफेक्शन की तरफ ले जाती। स्ट्राइविंग हार्ड मतलब निरंतर कोशिश करते रहना, निरंतर प्रयत्न करते रहना। Where the clear stream of the reason has not lost its way, where the clear stream, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्ट्रीम आएगा, stream, where the clear stream of reason has not lost its way, clear stream of reason मतलब पता है विचारों की स्वतंत्रता के साथ साथ ऐसा नहीं उलूल जुलूल कुछ भी बोलते चले जाओ। नो, whatever you want to say, whatever you want to ask, that has to be have a particular reason, उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, या अगर मैं पूछ रहा हूँ तो उन विचारों में, उस क्वेश्चंस में कोई स्वतंत्रता होने के साथ साथ कोई महत्व भी होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक आई एम आस्किंग एनीथिंग, क्यों दीवार को तुमने व्हाइट पेंट किया? अरे व्हाइट क्यों पेंट? क्योंकि ब्राइटनेस है। अच्छा, दूसरा कलर पेंट करने से क्या हो जाता है? ब्राइटनेस से क्या होता है? नो, नॉट दैट काइंड ऑफ दिस थिंग। कि अगर हम इस तरह का बोर्ड बना सकते हैं, क्या हम ऐसा कोई बोर्ड बना सकते हैं कि जिससे हम लिखें तो उसका इंक कम इंक में भी ज्यादा समय तक वो चले, कम इंक डालने पर भी वो ज्यादा ब्राइट दिखे, या ऐसा कोई बोर्ड जो मजबूत हो और जिसको लिखने पे सारी चीजें उसमें क्लियरली नजर आए, तो मतलब दूर से भी वो वर्ड्स बड़े क्लियर नजर आए, कोई भी वो बोर्ड ऐसा हो जल्दी खराब ना हो। इस तरह की विचार रखने से क्या होगा, हमारा जो विचारों का दायरा होगा बढ़ेगा और हमारा क्रिएटिविटी बढ़ेगा। सो उन्होंने क्या बोला, Where tireless striving stretches its arm towards the perfection, जहां पे लगातार हमारी निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता से हम परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। जहां मतलब उस नए भारत में, where मतलब उस जगह, उस भारत में, clear stream of the reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। dreary मतलब क्या हो गया बेटा? देखो, desert मतलब हो गया सूखा, dreary मतलब हो गया नीरस, या फिर बेटा बोरिंग। ये किसकी मीनिंग में बता रहा हूं? ड्रियरी। ठीक है, ड्रियरी मतलब हो गया एकदम नीरस, एकदम बहुत ही सादापन, उस तरह का व्यवहार। सो वेयर द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। नाउ हियर द क्वेश्चन इज, पहले मैंने आपको बताया व्हाट डज द पोएट मीन बाय हेल्ड इज हेल्ड है, मतलब कॉन्फिडेंटली अपनी आप बातें कह सको। ऐसा समाज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, वेयर द नॉलेज इज फ्री, means where the knowledge is available for all the people or all the segments of the society or all the humans living in a society who are worthy of getting the knowledge. What does the poet mean by narrow domestic wall? मतलब समाज अलग अलग चीजों में बटाना हो, अलग अलग कुरीतियों में बटाना हो, अलग अलग विभागों में बटाना हो। समाज एक समाज होना चाहिए जहाँ पे लोग एकजुटता और एकता के साथ रहें। मैं हिंदी में इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, और उसको फिर वो हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर उसको समझने के बाद वो अपनी तरह से बना सकते हैं, बट दे शुड अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कि किस तरह से मुझे ये बातें समझ में आनी चाहिए। What is the meaning of the line from the 5, 6 and 7? देखिए मैंने आपको नंबर डाला है 5, 6 and 7. Where will the word come out of the depth of the truth? Where tireless striving stretches its arm towards perfection? Where the clear stream of the reason has not lost its way. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरह हम लगातार प्रयत्न करेंगे तो हम परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और जहाँ पे जो भी विचार आएंगे वो स्वतंत्रता पूर्वक हमारे सच्चाई जो होगी या सच जो बातें होगी उनकी गहराइयों से आएंगी। तीसरी बात जो उसमें लिखा है वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहाँ पे आप जो भी कारण जो भी बातें आप पूछेंगे किसी भी तरह से वो स्वतंत्र होना चाहिए और अपना रास्ता न खोदे किसी तरह के गलत मार्गदर्शन में, किसी तरह की गलत बातों के चक्कर में फंस के। आगे क्या है,
वेयर द ड्यूरी डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेड हैबिट्स। नाउ डेड हैबिट्स, हैबिट्स तो आप सबको पता है जो हम रोज काम करते हैं। डेड हैबिट का मतलब हो गया बेटा जो ऐसी बातें जिनका समाज में कोई स्थान ही नहीं है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियां जो हमारे समाज में लगातार हो रही हैं जिनका एक्चुअली अस्तित्व तो नहीं है। आज बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे आसपास छूट चुकी हैं, जो हमसे निकल चुकी हैं और उनका कोई भी अस्तित्व हमारे आसपास नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द वेयर द डेरी डिजर्ट एंड द सैंड ऑफ द डेड हैबिट्स into, देखो where the clear stream of the reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। जहां पे अगर कोई विचार ऐसा है जो निकल तो आ रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक निकल के तो आ रहा है, लेकिन वो डेड हैबिट के रेगिस्तान में, मतलब नीरसता के रेगिस्तान में, जहां डेड हैबिट, जहां पे एकदम निर्जीव चीजें जो पड़ी हुई हैं, उनके बीच में ये स्ट्रीम, देखो दोनों चीजें, सैंड भी है और यहाँ पे स्ट्रीम भी है। कहां गया, ये रहा, सैंड भी है, स्ट्रीम, सैंड मतलब सूखापन, रेगिस्तान, और स्ट्रीम मतलब होता है क्लियर फाउंटेन, मतलब जहां पे एक रेगुलर धारा बहती हो। तो दोनों देखिए अपोजिट एक दूसरे के, कि जहां पे विचारों की स्वतंत्रता की धारा बहे, लेकिन सूखे हुए मरुस्थल, सूखे हुए रेगिस्तान को होने की वजह से वो धारा कहीं बहना ना छोड़ दे, वो धारा कहीं निकलना ना छोड़ दे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोग को? आई होप मेरी कोशिश आप तक पहुंच रही होगी। मैं इंग्लिश पढ़ाता था बट अभी मैथ्स मैंने अपलोड किया था, बट आई एम अगेन कमिंग बैक टू द इंग्लिश। सो वी आर गोइंग इनटू द न्यू फील्ड। दैट डज नॉट मीन आई डू नॉट नो, बट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर ऑल यू टी स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर वाचिंग देयर। सो लेट्स डू इट, लेट्स डू मिराकुलस थिंग्स। All right, so sand of the dead habits where the mind is led forward by you। D का मतलब क्या होता है बेटा, you। ये ओल्ड इंग्लिश है, D का मतलब बेटा you, ठीक है, दिस इज एन ओल्ड इंग्लिश। आप ज्यादातर देखोगे ना प्रेयर वगैरह में, आप अगर स्कूल में आप देखोगे अपने बच्चों के स्कूल के प्रेयर में, आप बच्चे अगर स्कूल के प्रेयर में दी वर्ड होता है, दाऊ वर्ड यूज होता है, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पे दिमाग, जहां पे मन आगे की तरफ हमेशा चलेगा, किसके द्वारा, बाय यू, आप उसको ले चलोगे इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग, वाइडन वाइड एडजेक्टिव है बेटा, वाइडन उसका वर्ब है, तो वाइडन, वाइडेंड, वाइडेंड, वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग, एवर मतलब एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू। लेड, लेड किसका पता है, लीड, लेड, लेड, लीड मतलब होता है लीड करना, नेतृत्व करना, ठीक है, उसका पास्ट टेंस है लेड, और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू, बाय दी, जहां पे दिमाग को, या जहां पे दिमाग आपके द्वारा नेतृत्व करके आगे ले जाया जाएगा। आप अपने दिमाग का नेतृत्व करेंगे, लीड करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे इनटू, किसमें, कहां पर, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पे लगातार विचार और कर्म, एक्शन मतलब कर्म या कर्तव्य, जहां विचारों और कर्तव्य की बढ़ती हुई शाखाएं हो, या एवर वाइडनिंग, एवर मतलब जहां पे विचार और शाखाएं हमेशा बढ़ती हुई दिशा में होंगी, जहां पे विचार और धाराएं हमेशा बहती हुई रहेंगी। समझ में आ रहा है? विचार और कर्म, विचार और कर्तव्य जहां पे लगातार बढ़ते रहेंगे, मतलब जहां पे आप अपने दिमाग को आगे ले चलेंगे, कहां पर ले चलेंगे, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा जहां पे विचार और कर्म या विचार और कर्तव्य, कर्तव्य एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बट हम एज ए मीनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कर्म, विचार और कर्म उसको आगे लेके चलें। हमारा दिमाग आगे ले चलेगा कहां पर, जहां पे एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू एवर वाइडनिंग, जहां पे विचार और जहां पे कर्म हमेशा आगे बढ़ाएंगे हमारे विचार और हमारे कर्म। सोच लेना बड़ी बात नहीं है बेटा, अपने कर्मों पे लगे रहना है। देखो हर आदमी जैसे परफेक्ट नहीं होता, हर कोई प्रयास करने पे सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर आप सफलता नहीं पाना, मतलब सफलता ही पाना चाहते हो तो आपको प्रयत्न जरूर करते रहना पड़ेगा, आपको अपना विजन क्लियर रखना पड़ेगा। हेल्ड हाई, हेड शुड बी हेल्ड हाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने कर्म को करते रहना पड़ेगा, बिकॉज वंस यू आर इनटू द वर्क, फेलियर या सक्सेस ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, बट कर्म आपका चलते रहना चाहिए। जितना कर्म आपका चलता रहेगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग हाथ मिला के वादा करेंगे पर वादा तोड़ देंगे, कुछ लोग पसंद नापसंद, बहुत सारी चीजें होंगी, बट वंस यू आर इनटू द वर्क यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। आगे देखिए,
Into the heaven of freedom, my father let my countrymen awake. Into the world of freedom, heaven of freedom, मेरे my father let my country awake. मेरे पिता परमात्मा, ऐसा उन्होंने कहा कि जहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता होगी, जहाँ पर विचार आगे बढ़ेंगे, जहाँ हमेशा नए विचारों को जगह मिलेगी, नए विचारों की धारा प्रवाहित होगी, सूखे हुए मरुस्थल से बच के फिर भी हमारा विचार आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी जगह पे इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे चीजें हमको ले जाएंगी इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन स्वर्ग, फ्रीडम स्वर्ग, आजादी के स्वर्ग में हम जाएंगे, हमें लेके जाएंगे। ये सारी आदतें, ये सारे बातें हमको आजादी के स्वर्ग में लेके जाएंगे। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री को जगाइए, मेरे परमात्मा, मेरे पिता मेरी कंट्री को जगाइए, ले चलिए हमें ऐसी जगह जहां पे विचारों की स्वतंत्रता हो, जहां पे समाज बटा हुआ ना हो, जहां हर एक शब्द गहराइयों में से आता हो, सच्चाई की गहराइयों में से, जहां हम हमेशा अपने आर्म्स खुले रह के मेहनत करते परफेक्शन की तरफ बढ़े, जहां हमारा कोई भी कारण, कोई भी सवाल जवाब हमेशा स्ट्रीम में से, मतलब टूवर्ड्स द स्ट्रीम, परफेक्शन, मेहनत करने वालों की तरह से स्ट्रीम ऑफ रीजंस में बढ़ता रहे, मरुस्थल में जाके खो न जाए। एंड वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पे विचार हमारे आगे बढ़ते रहे और हमारे सदा विचार और कर्म की राह पे हम बढ़ते रहे, और हमारे इन सब प्रयासों से हे फादर, हे परमात्मा, हमको लेके चलिए इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, मेरी कंट्री के लोगों को, मेरी कंट्री को जगाइए, उठाइए और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन है जो ओन आंसर में देना है इस पूरे चीजों को सारांश में लेके। व्हाट इज दैट? डिस्क्राइब एनी टू ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर द पोएट वांट्स टू इनकलकेट इन हिज कंट्रीमैन। व्हाट डू यू मीन बाय इनकलकेट? व्हाट डू यू मीन बाय इनकलकेट? शायद मैं अगर थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो को उसमें सेट, वीडियो में YouTube पे आप देखोगे थोड़ा सेटिंग है, उसको थोड़ा स्लो भी वॉच कर सकते हो इन केस अगर मेरा आपको फास्ट लग रहा हो तो। बिकॉज ये इतना अच्छा पोएम है ना, मैंने जब इसको पहली बार पढ़ाने के लिए ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ये हमारे समय में पढ़ा हुआ था हमने, तो सच में बहुत अच्छी पोएम है। आप इसको सच में पढ़ोगे ना तो आप उसको रिलैक्स कर सकते हो। इट इज, ये जो पोएम है ना, एक्चुअली मैं आपको एक बार बताऊं इसकी हिस्ट्री। ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब उस समय, जब आज़ादी के समय, जब बड़े बड़े नेताओं की जब बैठक होती थी, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसको बताया था ना, उनके बीच में जब ये अपनी पोएम, अपनी सारी ये लाइन से सुनाई थी, उस समय लोगों ने इसको प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया था कि हम जब भी अपना कर्म करेंगे, हम जब भी आज़ादी के लिए करेंगे, अपने लोगों को, अपने फ्रीडम फाइटर्स को ये पोएम हम सुनाएंगे। हम आज़ादी के बाद कैसे बनने वाले हैं, कैसा हमारा प्रयत्न होने वाला है, ये सारी बातें हम उनको बताएंगे। तो ये इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्रेयर्स व्हिच फ्रीडम फाइटर्स सिलेक्टेड व्हाइल ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, सो डिस्क्राइब, तो इनकलकेट मतलब होता है डालना। कौन सी कैरेक्टर अपने कंट्रीमैन में रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं इस लाइन के थ्रू डालना, कौन सी कैरेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं उनके बिहेवियर में, उनके लाइफस्टाइल में, कौन से दो कैरेक्टर्स हैं। टू ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब होता है बिहेवियर पैटर्न, ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर, ट्रेट्स दो टाइप के कैरेक्टर्स दैट पोएट वांट्स टू इनकलकेट इन हिज कंट्रीमैन। कौन से दो टाइप के कैरेक्टर जो पोएट डालना चाहता है, आप सोच लो पॉज करके, देखिए आप इसको एक बार। कुछ मिला? फिर से देखिए। मैं बताऊं, द पोएट वांट्स टू कलकेट कॉन्फिडेंस एंड hard work. The poet wants to cultivate confidence and hard work to pursue their excellence in their countrymen. The poet wants to inculcate, मैं लिख दूं क्या अगर आपको थोड़ा सुविधाजनक हो तो, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। मैंने शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत लिख दिया है, एक सेकंड बच्चों। कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, स्पेलिंग गलत हो गई। टू परस्यू
देयर एक्सीलेंस। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ पोयम अच्छे से। द पोएम वांट्स टू कल्केट कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क टू परस्यू देयर एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये चीजें excellence in his countrymen, the poet wants to inculcate confidence and hard work to pursue their excellence in his countrymen। तो ये पोएम रही आपके सामने। ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं, हर एक चीज आपको आंसर दूं। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एनीबॉडी इफ ही इज प्लानिंग फॉर यूपीएससी और अदर एग्जाम, ही कैन आल्सो प्रिपेयर फॉर दिस। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये पोएम समझना और इसकी जानकारी लेना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने टाइम दिया। एक बार पोएम देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हैं। इसी तरह से हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। और आई होप आपको जो पुराना वीडियो अभी मैंने कल ही अपलोड किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2, सेकंड पार्ट है वो, तो आप आई होप आपने देखा होगा। उसमें हमने बताया है प्रेजेंट टेंस के बारे में कि अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या चेंज नहीं होगा, ये आपको जानकारी वहाँ पे दी गई होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर आप बच्चों, आप टाइम दे रहे हैं। इस वेकेशन में आप मिथिलेश सर का वीडियो देख रहे हैं और आने वाले नए एकेडमिक ईयर की जून से शुरू हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील होते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।